जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारी तीसरी क्लास है। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान में, वो है संविधान की रूपरेखा या संवैधानिक इतिहास के। आखिरकार जो संवैधानिक चीज़ें आज हम देखते हैं वो कहाँ से आई हैं हमारे पास, उसका इतिहास हम जान रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इससे पहले की क्लास में साथियों हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कोई भी डाउट हो आप लोगों का यदि यहाँ तक समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी प्रॉपर व्याख्या कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को ठीक करने के लिए, यानी उसमें जो समस्याएं थी उनको ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया। 1781 का एक्ट लाया गया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का जो एक्ट है, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बरी अथवा मुक्त कर दिया। यानी गवर्नर जनरल अब जो फैसला लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर है। यानी अगर कोई फैसला गवर्नर जनरल ने ले लिया तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण करने के अधिकार से दिए गए थे। यानी अपने पद पर रहते हुए अगर कोई गवर्नर कोई ऐसा फैसला लेता है जो थोड़ा सा अजीब है या गैर कानूनी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि गवर्नर रहते हुए आप जो चाहे वो कर सकते हो, और आपके द्वारा किए गए कार्यों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसे समझ के देखिए। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इवन जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं उन पर भी अगर आप देखें तो अगर वह कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनको भी महाभियोग लगा करके हटाया जाएगा और फिर उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ऐसा नहीं था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत राजस्व से जुड़ी हुए भी जो काम है उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। यानी कैसे, किस तरीके से नियम बनाने हैं, किस तरीके से वसूली करनी है, इन सभी चीज़ों को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि कलकत्ता जो था साथियों, ये भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर था, इसलिए ऐसा किया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद तय करेगा। यानी एक तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ दोनों ही थे। ठीक है, क्योंकि दोनों के सामाजिक नियम अलग अलग थे, इसीलिए दोनों को दंड भी उन्हीं के सामाजिक नियमों के हिसाब से दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक है, जो इस कानून के अंतर्गत बनाई गई। इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। यानी इस कानून में यह भी कहा गया कि अगर हाई कोर्ट कोई फैसला देते हैं तो उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी? गवर्नर के यहाँ होगी। यानी एक तरीके से गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया गया। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों तथा काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी सीधी सी बात है ये कि अगर जो हमारे गवर्नर जनरल हैं
वो हाई कोर्ट और जो काउंसिल यानी जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, छोटी कोर्ट्स हैं, उनके लिए नियम बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट, ये तो आपने जरूर से सुना होगा, 1784 का। इस अधिनियम से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। ये बात पेपर में सीधे सीधे आ चुकी है। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करेंगे। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की, एक सेकंड इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, तथा राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। ठीक है, यानी अब यहाँ पर दो चीज़ें जरूरी हुई हैं। अगर कोई रुपए पैसे संबंधी मामला है, ठीक है, तो उसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर कोई राजनीतिक मामला है तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं देखेगा, उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय यानी एक नया डिपार्टमेंट या एक नया सिस्टम बनाया गया, जिसका काम था राजनीतिक मामलों की समीक्षा करना। इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। ड्यूल गवर्नेंस बेसिकली इसे हम कह सकते हैं। दोहरी सरकार का मतलब है कि सरकार में एक पक्ष देखेगा राजनीतिक मामला, एक पक्ष देखेगा जो आर्थिक मामले हैं वो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी, सैन्य तथा प्रशासनिक तथा राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी तथा निर्देशन करने का अधिकार भी इसी अधिनियम में दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार था कि वे भारत में दीवानी मतलब जमीन जायदाद से जुड़े, रुपए पैसे जुड़े मामले, इसके अलावा सैन्य और प्रशासनिक तथा राजस्व की संपत्ति की निगरानी तथा निर्देशन करने का भी अधिकार इनके पास था। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यीय कर दिया गया। ऊपर आपको याद होगा, देखिए हमने पिछली क्लास में कुछ चर्चा करी थी, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो गवर्नर जनरल थी, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो 4 सदस्यीय कमेटी थी उसको घटा करके 3 सदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रख दिया। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को भारत स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। ठीक है, गवर्नर जो पहले से थे उनकी सहायता के लिए गवर्नर परिषद बना दी गई। 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो यहाँ इस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, ध्यान रखना। चलिए साथियों, अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों के एकीकरण की अनुमति दी। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ यानी सेना और प्रशासन दोनों को एक कर दिया गया। इसने असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उनकी कार्य परिषद पर अधिभावी शक्तियां प्रदान की। यानी अगर कोई इमरजेंसी स्थिति है तो गवर्नर जनरल फिर सबसे ऊपर हो जाएगा और वह जो चाहे वो फैसला अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से ले सकता है और वो सब पर लागू होगा। ठीक है, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगें रखी, यानी उसने इस पद पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसने कहा कि मैं इस गद्दी पर तभी बैठूंगा जब मुझे 2 अधिकार हो। पहला अधिकार हो कि जो भी मुझे सलाह देगी काउंसिल, जो 3 सदस्यीय काउंसिल थी, जो पहले 4 सदस्यीय थी, उसको हटाकर 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो जो 3 सदस्यीय काउंसिल है, अगर वो मुझे कोई सलाह देती है तो मैं उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो उनकी सलाह के लिए इनकार भी कर सकता हूँ। दूसरा कि मैं तभी गद्दी पर बैठूंगा जब उन्हें कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया जाए, यानी वो प्रशासनिक मामलों के साथ साथ वो सैन्य मामलों के भी संपूर्ण अधिकार चाहते थे। इस मांग के साथ वो गद्दी पर बैठे। इसीलिए उन्हें यहाँ पर जो है उन्हें कमांडर इन चीफ और गवर्नर दोनों के ही पावर प्राप्त हुए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। अभी ठीक है ना, अभी जो हमने समझा वही है। उन्हें भूमि, न्यायपालिका
और प्रशासनिक सुधारों को स्थापना करने तथा ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए जाना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उनकी मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का दायरा बढ़ाया जाए, यानी और पावर चाहते थे, ताकि वह विशेष मामलों में अपनी परिषद के बहुमत को दरकिनार कर अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सकें। यानी वो चाहते थे सारी की सारी शक्तियां उन्हीं के पास हों, एक बार को जो उनकी परिषद सलाह दे रही है उसको भी इग्नोर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 1786 का अधिनियम उन्हें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में काम करने की शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार 1786 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास संपूर्ण सैन्य अधिकार हो गए और संपूर्ण राजनीतिक अधिकार भी हो गए। तो एक तरीके से ये तानाशाह बन गया, प्रॉपर तानाशाह बन गया, जिसके पास राजनीतिक पावर भी है और सैन्य पावर भी है, और वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। यहाँ पर दो शब्द हैं, आप देख लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था रेवेन्यू संबंधी जो चीज़ें हैं उनको देखना, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? जो हमारी डिफेंस है उसकी सारी चीज़ें देखना। तो इन दोनों का ही जो है हेड हो गया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिए साथियों, अगला हमारे पास अधिनियम है 1793 का चार्टर एक्ट। इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ पर पहले एक ही प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी, देखिए प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी का मतलब है अंग्रेजों का क्षेत्र जहाँ पर पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियम कानून लागू होते हैं और वहाँ पर भारतीय नियम कानून लागू नहीं होते। ये बात हम कर रहे हैं 1793 की। तो जो पहली प्रेसिडेंसी बनी वो थी वो थी कलकत्ता, है ना। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी तो कलकत्ता का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था बंगाल का गवर्नर। इसके अलावा फिर और प्रेसिडेंसी बनी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, है ना। तो अब ये भी समान हो गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी हो गई, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी भी हो गई। तो अब ये सेम रैंक पर है भाई, इनके भी गवर्नर हैं, इनके भी गवर्नर है, सेम रैंक पर है। तो फिर इन लोगों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, तो इनका हेड बनाया गया और हेड बनाया गया गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल जो हो गया वो कलकत्ता में बैठ रहा है, वो कलकत्ता का भी हेड है, बॉम्बे का भी हेड है और मद्रास का भी हेड है। इस तरीके से ये काम हुआ था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन और शक्तियाँ दे दी गई किसको? गवर्नर जनरल को, जो बंगाल में बैठा है, जो कलकत्ता में बैठा है। अब वो बॉम्बे और मद्रास इन दोनों क्षेत्रों पर अधिक शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया, यानी और पावरफुल कर दिया गया बेसिकली, है ना। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। भारत पर एकाधिकार व्यापार में किसका था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया 1793 में। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ठीक है, पहले क्या था? पहले नियम ये था कि जो भी व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया भाई सीधा सा, मैं आपको अगर बताऊं तो कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया सेना का प्रमुख। और पहले नियम यह था कि जो भी व्यक्ति सेना का प्रमुख बनेगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होगा। लेकिन अब ये नियम खत्म कर दिया गया कि कोई बाहर से भी ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 सदस्य होते थे, तो इनमें से एक सदस्य पहले जो है वो कमांडर इन चीफ होता था। लेकिन अब ये अधिनियम जो है इस चीज़ को खत्म करता है और अब बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है। ठीक है, चलिए। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, और उसके जितने भी कर्मचारी हैं, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ऑफिस है उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो भारत के द्वारा ही पे किए जाएं, भारतीय राजस्व से ही पे किया जाए, उनका पेमेंट इंग्लैंड से ना किया जाए। ऐसा नियम जो है बनाया गया। लॉजिक क्या था? लॉजिक इसके पीछे ये था कि भाई काम भारत के लिए कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, तो पेमेंट भी भारत ही करेगा। भारत कहाँ से करेगा? जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स वसूला जाएगा, किसानों से टैक्स वसूला जाएगा, गरीब लोगों का खून चूसा जाएगा और वो पैसा अंग्रेजों को दिया जाएगा, अधिकारियों को, कर्मचारियों को। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था।
यानी ये जो अधिकारी आप देख रहे हैं, चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कमांडर इन चीफ यानी सेना का प्रमुख हो, ये सभी की सभी जो इनकी जो ज्वाइनिंग होती थी वो सीधे सीधे रानी के माध्यम से ही होती थी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई, यानी कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बिना पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। इसका अगर आपने उल्लंघन किया तो ये माना जाएगा कि आप अपना इस्तीफा दे रहे हैं, यानी अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो नौकरी गई, समझो, सीधी बात ये है। इस अधिनियम में निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए और यह प्रथा 1919 तक लागू रही। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने के लिए कहा गया। ठीक है, हाँ, इसमें यह कहा गया कि जो कंपनी है, कंपनी मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सरकार मतलब जो इंग्लैंड में बैठी है, उसको हर साल 5 लाख पाउंड का पेमेंट आप करोगे, क्योंकि आप भारत में जो है व्यापार कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो भैया हमें आप पेमेंट करो, सीधी बात है। आगे देखो, चार्टर एक्ट 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ चुकी है। ठीक है, यानी भारतीय व्यापार पर सभी ब्रिटिश व्यापारियों, मतलब भारतीय जो बाजार था सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। पहले क्या था, इस कानून से पहले तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आकर के व्यापार कर सकती है इंग्लैंड से। मैंने आपको बताया था ना व्यापारिक एकाधिकार, तो इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इस पर अभी भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहा। यानी इंडिया से चाय का जितना भी ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और इंग्लैंड का चाइना के साथ जितना भी ट्रेड होगा वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी सब जो है एकाधिकार खत्म हो गया, यानी अब इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति भारत में आ सकता है और व्यापार कर सकता है। इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी। सही है, हाँ, ठीक है ना, ये बात समझने वाली है। लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए, मतलब ये अंग्रेज ये मान के चलते थे कि भारतीय लोग प्रबुद्ध नहीं है, बिल्कुल जाहिल गवार है, तो हमें लोगों को शिक्षित करना है, इंसान बनाना है। वो तो हम इंसान ही नहीं समझते थे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ईसाई मिशनरी भारत में आए और यहाँ पर आकर के अपना प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो ये अनुमति यहाँ पर इन्हें दी गई, और इस उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का मतलब है ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग, वो भारत आने लगे और हमें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के बहाने कन्वर्ट करने के लिए तैयार होने लगे। हालांकि हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि भारत की शिक्षा में भी उनका एक बहुमूल्य योगदान है। विद्यालय वगैरह भी उन्होंने खोले। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे जो है विद्यालय चलते हैं अंग्रेजी मीडियम के विशेषकर। ठीक है, तो वो जो विद्यालय चलते हैं वो कहीं ना कहीं ईसाई संस्थाओं के द्वारा ही संचालित होते हैं। बहुत सारे विद्यालय आपने देखा होगा, सेंट मैरी, सेंट माइकल, इस तरीके से जितने भी विद्यालय हैं सब ईसाइयों के होते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया, है ना। यानी बेसिकली इंडिया में अब धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन, बेसिकली अंग्रेजी धीरे धीरे आ रही है। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए प्राधिकृत किया। स्थानीय सरकार मतलब जो हमारे यहाँ अंग्रेज जो सरकार चला रहे हैं, वो चाहें अगर तो व्यक्तियों पर अब टैक्स भी लगा सकते हैं। वे करों का भुगतान ना करने के लिए व्यक्तियों को दंडित भी कर सकते हैं। यानी जो हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है अभी तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी सरकार चला रही है, वो चाहे तो भारत में अब नए नए टैक्स भी लगा सकती है। इसकी छूट दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने, कि आप चाहो तो यहाँ टैक्स लगाओ, और अगर कोई टैक्स ना पे करे तो उसकी माल लगाओ, खूब उसकी खाल उधेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इस अधिनियम ने भारतीय साहित्य के पुनर्जन्म और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ भारतीयों के ही नियंत्रण में उनकी शिक्षा हेतु अधिक जिम्मेदारी के लिए वित्तीय अनुदान की मांग की। तो अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय साहित्य का पुनर्जन्म होना चाहिए, विज्ञान की उन्नति होना चाहिए। हालांकि ये वास्तविकता नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है, अधिनियम में यही कहा गया था कि भारतीय साहित्य का पुनर्जन्म करेंगे, हम विज्ञान की उन्नति करेंगे और शिक्षा में हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपको अनुदान देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए अनुदान की बात थी इस समय पर, कि 1 लाख रुपया जो है हम खर्च करेंगे किसके ऊपर, भारतीय शिक्षा के ऊपर। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक खर्च होगा ही नहीं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो शिक्षा के बारे में यह सरकार की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए पहला कदम था।
लेकिन हाँ, वास्तविक बात यही है कि इसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं शिक्षा को लेकर के। पैसा तो 1 लाख की यहाँ पर बात तो हो गई, लेकिन कोई भी इसमें खास कदम नहीं उठाया गया। पैसा वो वहीं का वहीं पड़ा रहा, 1 लाख रुपया वहीं का वहीं पड़ा रहा। चलिए आगे आगे देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनिमय कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है ना, ये अंतर है। पहले जो कानून बनते थे उनको विनिमय कहा जाता था, विनियम। ठीक है, हाँ, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट एक तरीके के, रेगुलेट करने के लिए। बट अब यहाँ से जो है ये बन गया अधिनियम। कंपनी को क्षेत्र के कब्जे के लिए इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी कंपनी के पास जितना भी क्षेत्र कब्जा है उस पर बेहतर नियंत्रण बनाने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया 1833 के चार्टर एक्ट का। हालांकि चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त हो गया। हमने देखा था कि 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1833 में वो भी खत्म हो गया। ठीक है, यानी अब कोई भी इंग्लैंड का निवासी भारत आकर के चाय का व्यापार कर सकता था और चाइनीज़ कंपनियों के साथ भी व्यापार कर सकता था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहले होता था बंगाल का गवर्नर, जो कि बाद में बना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर जो है ये बन गया 1833 में मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पद को और ऊंचा करके बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और उसकी पावर बढ़ा दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली स्पर्धा की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। सिविल सेवक मतलब जो उस समय में जो आईएएस होते थे उनको कहा जाता था आईसीएस। आईसीएस का मतलब था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो इनके चयन के लिए जो है खुली स्पर्धा की बात यहाँ की गई कि एक ओपन प्रतियोगिता होनी चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, और कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के किसी भी स्थान, कार्यालय, रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यानी सबको बराबरी का मौका दो, ऐसा इन लोगों ने कागजों में कहा, जो कि कभी पूरा नहीं हो सका। ठीक है, हालांकि ये अधिनियम में जब आया तो जो डायरेक्टर थे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है, तो बाद में इस प्रावधान को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि हम उच्च हैं, हम श्रेष्ठ हैं, भारतीय लोग कहाँ इतनी अकल रखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडियन कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया, जो उसकी सभी गतिविधियों को समाप्त कर रहा था। ठीक है, यह प्रदान करता है कि मतलब यह अधिनियम प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम एवं उनके वारिस तथा उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया था। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे भारत में जो अंग्रेजी सरकार के कानून जो बन रहे हैं उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो आप कब्जा कर रहे हो वो आपका खुद का नहीं है। आपने जो भी यहाँ क्षेत्र कब्जा किए हैं उन क्षेत्रों को महामहिम या उनके वारिस या उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी क्षेत्र जीत रही थी या जितने भी क्षेत्र पर उसका कब्जा है वो उसके नहीं है, बल्कि वो महामहिम के हैं। महामहिम मतलब कौन? रानी है और राजा हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं की ज़मीन है इंडिया में जिस पर आप कब्जा कर रहे हो। इस भरोसे को दिलाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई, क्योंकि यह अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। यानी पहले क्या था? पहले बॉम्बे का गवर्नर होता था, एक मद्रास का गवर्नर होता था, और इन दोनों का हेड कौन होता था? कलकत्ता का गवर्नर। अब मद्रास और बंगाल दोनों के गवर्नर की पावर को ही फाइनली ख़त्म कर दिया गया, और डायरेक्टली ये सारी की सारी, चाहे मद्रास हो चाहे आपका बॉम्बे हो, इन सब की पावर अल्टीमेटली किसके पास आ गई? कलकत्ता के गवर्नर के पास, यानी बंगाल के गवर्नर के पास। आई बात समझ में? पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार तथा उनकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना गया। सारी पावर उन्हीं के पास, गवर्नर जनरल के पास पहुंच गई, जो कहाँ बैठे हैं? कलकत्ता में बैठे हैं। गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गई। यानी अब जो है पावर इतनी दे दी गई
जो गवर्नर जनरल हैं उनको कि वो जो चाहे सो करें, चाहे बंगाल में कोई फैसला लें, चाहे मद्रास में लें, चाहे बॉम्बे में लें या शेष भारत में लें, उनके फैसले समान रूप से लागू होंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 14 सदस्य जोड़ा गया। स्टार्टिंग में 4 ही होते थे, फिर 3 कर दिए गए, अब ये फिर से 4 हो गए। 14 सदस्य कौन था? कानूनी सदस्य। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसका काम था कि जो कानून है उनके बारे में सरकार को सलाह देना, क्योंकि अब जो गवर्नर की परिषद है उसको सरकार कहा जाएगा। यहाँ पर आप देखो भारत सरकार, ठीक है, जो उसके फैसले होंगे वो भारत सरकार के होंगे और जो परिषद होगी वो भारत परिषद होगी। ठीक, भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत विधि आयोग की स्थापना की गई। लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन जो है इस समय ही बना था। और पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? वो थे कौन? वो थे लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। ठीक, चलिए, इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों की विधायी शक्ति समाप्त कर दी, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इनकी शक्तियों को समाप्त करके सारी की सारी पावर किसको दे दी गई? कलकत्ता के गवर्नर जनरल को, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को इनकी शक्तियां छीन ली गई। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य मैकाले का परिचय दिया गया। जो मैंने बताया विधि आयोग के पहले अध्यक्ष यही थे, तो बस यही है। इनका काम क्या था? इनका काम था भारत के लिए एक संहिताबद्ध कानून निर्माण करना। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ नई जानकारी आपको मिली होगी। देखिए, अब आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल, चाहे आप तैयारी कर रहे हो लोअर पीसीएस की, तो ये सीरीज आपके लिए बराबर रूप से उपयोगी है। आप इसको बिल्कुल फ्री में जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, बहुत से लोगों की डिमांड होती है पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ के लिए देखिए पेड ग्रुप में ही ये संभव है, क्योंकि पीडीएफ पेड ग्रुप के मेंबर्स को ही दी जाती है। ये जो नंबर आ रहे हैं और नीचे भी यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो पूरी तरीके से, और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको दे दी जाती है। न केवल पीडीएफ दे दी जाती है, बल्कि पेड ग्रुप में हम आपको जो है पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, मेरे जैसे वहाँ पर आपको जो है लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे आप अपना पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो और अच्छे से आप अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। इस समय में अभी हमारे पास बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। देखिए, पीसीएस यूपी पीसीएस के बैच चल रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस के बैच चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार बीपीएससी के बैच हमारे पास चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस के बैच भी हमारे पास चल रहे हैं। तो बहुत सारे, राजस्थान पीसीएस के भी बैच है ना, तो आरपीएससी के भी बैच हैं। तो आप बहुत सारे बैचेस अवेल कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, इनके भी बैच समय समय पर चलते रहते हैं, जिन्हें आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो। कुल मिला के पॉइंट यही है भाइयों, तैयारी करो, मेहनत करो। पीडीएफ आपको ग्रुप पर मिलेगी, पेड ग्रुप पर। बाकी वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो को फ्री में देखिए और नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।